नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्कर चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट। आगे का टॉपिक था अपना, उसके बारे में लास्ट अपन जो कल पढ़े थे उसके बारे में आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ रहे थे कि कौन कौन से अपन जो है प्रसंस्करण कर सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ाई कर रहे थे कल। तो आज आगे पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले दो लाइनें आपके लिए कि जीवन में किसी काम को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें लोग कहते नहीं हो पाएगा। मतलब लोग जो है आपको हमेशा डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आपके आसपास किसी को भी आप देखेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि ये काम नहीं हो सकता है या तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। परंतु वो काम को अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिलना निश्चित है। मतलब नहीं नाम की या संभव नहीं है या हो नहीं सकता है, ऐसे कोई वर्ड है ही नहीं। एक्चुअल में ऐसे कोई शब्द नहीं है। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है वो भी संभव है। उसको करने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो वो हो सकता है। इसके लिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब के ऊपर एलन मस्क के बारे में, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा। तो उससे आपने क्या सीखा? उससे यही चीज़ सीखने को मिलती है अपने को, कोई भी काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एलोन मस्क ने ऐसे ऐसे काम के अंदर ही हाथ डाला था जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब लोगों को लगता था कि ये काम हो ही नहीं सकता है। मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो थे वो ये कहते थे कि ये काम नहीं हो सकता है। ऐसे कामों को उसने करके दिखाया था। तो मतलब उससे अगर कोई पूछ लेता था एलन मस्क से कि भाई ये काम नहीं हो सकता है, तो वो ये कहता है ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा शब्द है, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है। मतलब कोई भी काम हो उसको करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसके हजार तरीके करने के हो सकते हैं, परंतु कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता हो। प्राइवेट सेक्टर के अंदर रॉकेट बनाना, और उसको रॉकेट बनाना ही नहीं, उसको कम से कम कॉस्ट में बनाना, उसको स्पेस में पहुंचाना, ऑर्बिट में पहुंचाना और उसको वापस जमीन पे लाना, उसको लैंड करवाना, ये काम जो है मतलब वैज्ञानिक भी मानते थे कि संभव नहीं है। और आम इंसान तो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा काम हो भी सकता है। फिर भी उस आदमी ने करके दिखाया, और करके ही नहीं दिखाया, उसने अपने जितना उसके पास संपत्ति थी, पैसा था, सब का सब उसके अंदर झोंक दिया और कहा कि मैं ये करके रहूंगा। और ऐसा नहीं था कि उसके जीवन में फेलियर नहीं आए थे, वो भी अपने जीवन में कई बार फेल हुआ था, परंतु एक ही जो उसके अंदर इच्छा शक्ति थी कि मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, उसने रीट्राई किया। अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें, आपके लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि बार बार प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक बार हार जाएं, मतलब कि जो आपको हार मिल जाए तो भी आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, और फिर से प्रयास करना है। और रीट्राई अगर आप करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। नेक्स्ट क्लास जो है अपनी, शुरुआत करते हैं अपन सुखाना या निर्जलीकरण करना, है ना। जो अपन सिद्धांत पढ़ रहे थे इसके जो है परिरक्षण के, तो इसमें जैसे अगला जो सिद्धांत था अपना है सुखाना या निर्जलीकरण। इसका मतलब होता है नमी अगर 10% से अगर कम कर दी जाए तो फल और सब्जियां जो है लंबे समय तक खराब नहीं होती है, मतलब सड़ती नहीं है, उनके अंदर डिकेइंग नहीं होती है, फंगस डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये जो 10% से कम नमी के अपने सामान्य जीवन में मैं आपको उदाहरण बताऊं कि अपन किस किस में ऐसे ड्राइंग प्रोसेस अपनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेर, है ना, पके हुए बेर होते हैं, देसी बेर होते हैं, उनको अपन छत पे धूप में सुखा देते हैं। सुखाते हैं नहीं सुखाते हैं? सुखाते हैं ना। हाँ, तो उनको सुखा देते हैं और फिर जब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो या जब उनका सीजन नहीं हो उस समय उनको खाते हैं अपन, लगते हैं पके अपने जो ताज़ा बेर खाते हैं अपन उस समय लगते थे। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है। इसके अलावा अपन ने जैसे आम होता है, कच्चा आम जिसको अपन केरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केरी, उसको भी अपन कई बार सुखा के और फिर बाद में सब्जी बना आम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने भिंडी, लेडी फिंगर देखी होगी, है ना। भिंडी का नाम क्या है, लेडी फिंगर, है ना। लेडी फिंगर जो है उसको भी अपन जो है सुखा के और बाद में जो है वापस सब्जी बनाने के लिए काम में ले सकते हैं, खराब नहीं होती है। ठीक है, वापस वो टेस्टी सब्जी उससे अपन बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने मेथी देखी होगी, मेथी जो पत्तियां आती है,
तो उसको भी अपन जो है सुखा देते हैं और उसके बाद में उसको वापस ऑफ सीजन के अंदर सब्जी बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने अफीम अफीम के जो पत्ते होते हैं उनके जिनके यहाँ होती है अफीम, उन्होंने देखा होगा जैसे अपन मेथी की पत्तियों को सुखाते हैं वैसे ही अफीम के पत्तों को भी सुखाकर उसको सब्जी बनाने के लिए काम में बाद में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये मतलब जो है ड्राइंग प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब नमी को 10% से कम करना। इससे देखो जितने भी ये कोजल ऑर्गेनिज्म है, मतलब रोग कारक जीव है, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया हो, जीवाणु, जो भी वायरस वगैरह जो भी है, इन सभी को अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। क्या चाहिए? नमी चाहिए। मतलब आर्द्रता जब इनको मिलेगी तो ये अपनी वृद्धि बहुत फास्ट करते हैं। ठीक है, तो आर्द्रता कम करके अपन इनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। मतलब जब इनको आर्द्रता नहीं मिल पाएगी तो ये अपनी वृद्धि नहीं कर पाएंगे, तो ये अपनी वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो फल और सब्जी जो भी है अपने खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ड्राइंग प्रोसेस, ये आपको जैसे कई सारे फ्रूट्स को सुखा के बताया गया है, तो इस तरीके से अपन धूप में सीधा सुखा सकते हैं। कोई मतलब स्पेशल टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। या तो फलों को सीधा पूरा पूरा भी सुखा सकते हैं या उनके पीसेज मतलब टुकड़े करके भी अपन सुखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ड्राइंग प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राइंग प्रोसेस। यस, लाखन सिंह भंडारी, जय श्री कृष्णा। हाँ, तो नेक्स्ट अपना जो प्रोसेस है ये हो गया अपना। इसमें क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको? 10% याद रखना है। मतलब नमी जो है वो 10% से कम होनी चाहिए, इतना सा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि स्थायी परिरक्षण के लिए नमी कितनी रखनी चाहिए, है ना? परिरक्षण के अंदर दोनों परिरक्षण में ये आता है नमी का निष्कासन। ठीक है, तो 10% से अधिक नमी रखोगे थोड़ी सी, वो तो आ जाएगा अपना अस्थायी परिरक्षण में, और 10% से कम नमी रखोगे तो वो आ जाएगा स्थायी परिरक्षण। मतलब लंबे समय तक, कुछ वर्षों तक खराब नहीं होते, मतलब साल भर भी इनको पड़े रखते हैं तो खराब नहीं होते। ठीक है, दूसरा अगली विधि अपन देखते हैं डिब्बाबंदी यानी कैनिंग। इसके बारे में सबसे पहले अपन ने बात की थी कैनिंग। कैनिंग का जो जनक है वो कौन माना जाता है? निकोलस एपर्ट। कौन माना जाता है? निकोलस एपर्ट। इन्होंने जो है कैनिंग को क्या कहा था? सबसे पहले एपर्टाइजिंग कहा था। क्या बोला था? एपर्टाइजिंग। ठीक है, इन्होंने खुद इसको डिस्कवर किया इसलिए इन्होंने नाम दिया था एपर्टाइजिंग। ठीक है, तो डिब्बाबंदी क्या होता है कि फल और सब्जियों को, कल अपन ने चर्चा की थी फिर भी वापस समझ लेते हैं कि डिब्बाबंदी का मतलब फल और सब्जियों को टुकड़ों में काट कर, और या फिर पूरा, या तो टुकड़ों में काटेंगे या और फिर उनको पूरा का पूरा अपन डब्बों के अंदर भरेंगे। किसमें भरेंगे? डिब्बों के अंदर। मतलब कांच के डब्बे हो सकते हैं, टीन के डब्बे हो सकते हैं। ठीक है, तो कांच के डब्बों में पैक करना यानी भरना तो कहलाता है बोटलिंग। क्या बोलता है? बोटलिंग कहलाता है ना। बोटल्स होती है कांच की, जिसमें स्पेशल कांच होता है जिसको बोरोसिल का ग्लास है ना, बोरोसिल का होता है, वो फूटता नहीं ग्लास कांच, तो उसके अंदर इनको भरा जाता है। ठीक है, मतलब अधिक गर्म होने पर भी बोरोसिल का कांच टूटता नहीं है। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो होती है उसमें ग्लास यूज करते हैं वो बोरोसिल के ग्लास ही होते हैं, नहीं है, गर्म होने पर भी टूटते नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कांच की बोतलों में भरेंगे तो उसको तो बोटलिंग कहेंगे, और उस टीन के जो डिब्बों में भरा तो उसको कैनिंग बोलेंगे। ठीक है, भरते कैसे हैं वो मैंने प्रोसेस बताई थी आपको कि जो फल हैं उनको तो अपन रखते हैं शक्कर के घोल में। किस घोल में रखेंगे? शक्कर के घोल में। ठीक है, और नमक के घोल के अंदर अपन सब्जियों को रखते हैं, है ना। सब्जियों को किस में रखेंगे? नमक के घोल के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों का जो है घोल बनाकर उसके अंदर या तो अपन टुकड़े करके सब्जियों और फलों के टुकड़े करके उनके अंदर डाल सकते हैं, या फिर उनके अंदर पूरे के पूरे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि को अपन क्या बोलेंगे? डिब्बाबंदी या कैनिंग बोलेंगे। और ऐसा करने से फायदा क्या है? ऐसा करने का ये फायदा है कि नेचुरल यानी प्राकृतिक स्वाद और प्राकृतिक रंग उनका बना रहता है, और प्राकृतिक अवस्था में मतलब नेचुरल जो उनका स्वाद के साथ उनको अपन खाने के काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी डिब्बाबंदी या कैनिंग की जाती है। ठीक है, बाकी अगर उनका प्रोसेसन करके दूसरा जैसे प्रोडक्ट बना देंगे तो वो नेचुरल नहीं रहेगा, फिर उनका थोड़ा चेंजेज हो जाता है उनके अंदर। तो नेचुरल प्राकृतिक स्वाद और जो उनका रंग है प्राकृतिक वो बना रहे, उसके साथ में उनको डिब्बों में भर के कुछ समय तक सुरक्षित रख के, या कोई दूरी तक अपने को पहुंचाना हो, बहुत दूर तक उनको पहुंचाना हो तो पहुंचाने के अपन काम में ले सकते हैं। किस विधि के द्वारा? कि डिब्बाबंदी के द्वारा अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिब्बाबंदी प्राकृतिक स्वाद और उनका जो है रंग बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, ये जैसे डिब्बाबंदी के अंदर अपन देखते हैं इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो फलों और सब्जियों को उनके प्राकृतिक स्वाद
को परिरक्षित रखते हुए तरल पदार्थों के साथ टीन के डिब्बों में भरकर वायु निष्कासित करके इसे एक निश्चित तापमान द्वारा उपचारित कर अधिक समय तक सुरक्षित रखना डिब्बाबंदी कहलाता है। अधिक तापमान का मतलब स्टेरिलाइजेशन। क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन मतलब उनको अधिक तापमान पर कुछ समय तक गर्म करेंगे, जिससे क्या होंगे, सूक्ष्म जीवाणु जितने होंगे उनके अंदर वो नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। उसके बाद में उनको वापस ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाते समय ध्यान रखना है कि उसका तापमान अधिक रहना चाहिए ना। बहुत कम तापमान पर अगर ढक्कन लगा दोगे तो बैक्टीरिया, वायरस, वापस जीवाणु जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ा तापमान ज़्यादा रहेगा तो में अगर ढक्कन लगाओगे तो जो है उनके अंदर जीवाणु या वायरस जो प्रवेश नहीं कर पाएंगे गर्म तापमान में, और अपन ढक्कन लगा देंगे तो फिर बाद में वो सुरक्षित बना रहेगा, लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ठीक है। बाकी फंगस की ग्रोथ हो जाती है और फंगस फिर बढ़ा देती है। और फंगस की ग्रोथ आपने देखी होगी, अचार के आपने अचार डालते हैं घर पे अपन सभी, है ना, तो अचार के अंदर ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद लेयर जम जाती है, देखा होगा आपने, है ना। वो क्या है? फंगस है। क्या है? फंगस। मतलब कवक जो होता है वो वृद्धि कर लेता है और उसकी वजह से वो जो है अंदर का जो मटेरियल वो सड़ जाता है। अगर सड़ाना नहीं है, तेल की परत भरी रखते हैं अपन, उसके तेल भरा रखते हैं तो फंगस अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है। ऊपर चाहे कितना ही जम जाए फंगस, अंदर वो साफ और अच्छा जो है अचार बना रहेगा। ठीक है। तो ये डिब्बाबंदी के अंदर ऊपर क्या भरेंगे अपन? डिब्बाबंदी के अंदर फलों में तो भरेंगे शक्कर का घोल और सब्जियों में भरेंगे नमक का घोल। क्लियर? डिब्बाबंदी में टीन के डिब्बों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टीन के डिब्बों का। ठीक है। और बोटलिंग होती है, बोटलिंग प्रोसेस वही है, उसी की तरह करते हैं, परंतु इसमें का प्रयोग करते हैं, कांच की बोतल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये टीन के डिब्बे आप जो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है बोटलिंग का मतलब इनके अंदर कांच के बोटल्स होते हैं, इनके अंदर अपन डिब्बाबंदी करते हैं। ठीक है। नमक के घोल की सांद्रता किससे मापी जाती है भाई? नमक के घोल की सांद्रता सोलोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं? सोलोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना चीनी की सांद्रता। चीनी की सांद्रता मापने के लिए होता है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। क्या होता है? ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त फल। मतलब कौन कौन से फलों में डिब्बाबंदी ज्यादा काम में ली जाती है। ठीक है। तो पहला है अपना आम, दूसरा अंगूर, केला, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। इन फलों में डिब्बाबंदी ज्यादा जाती है। ठीक है। आम, अंगूर, केला, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल के अंदर डिब्बाबंदी ज्यादा काम में दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जियां। मतलब कौन कौन सी सब्जियों के अंदर डिब्बाबंदी जाती है। तो सबसे ज्यादा तो की जाती है मटर के अंदर, है ना। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा डिब्बाबंदी कौन सी सब्जी की जाती है, तो मटर की जाती है। किसकी की जाती है? मटर की जाती है। उसके बाद में गाजर, फूल गोभी के अंदर भी डिब्बाबंदी के अंदर गाजर और फूल को भी काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिब्बाबंदी की प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस क्या है, डिब्बाबंदी कैसे अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो फलों तथा सब्जियों का चुनाव। सबसे पहला पॉइंट होता है अपना फलों तथा सब्जियों का चुनाव। मतलब फल और सब्जियों का चुनाव करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि अच्छे मतलब प्राकृतिक उनके रंग और रूप वाली सब्जी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फल सड़े गले नहीं होने चाहिए, डिजीज मतलब बीमारियों से ग्रसित नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कटे फटे नहीं होने चाहिए और स्वस्थ फल होने चाहिए। तो ऐसे फलों का चुनाव करके और फिर उनको डिब्बाबंदी के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट आता है अपना फलों और सब्जियों की सफाई करना। मतलब जो अपन फल और सब्जी खेत से लाते हैं तो वो एकदम से साफ नहीं होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाई जब अपन फल और सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब खेत से उनको तुड़ाई करते हैं, तब उनके अंदर फील्ड हीट होती है। क्या होती है? फील्ड हीट, मतलब खेत की गर्मी होती है। तो उस खेत की गर्मी को रिमूव किया जाता है। उसके बाद में उन पे जितनी भी प्रोसेस करनी है आगे वो की जाती है। ठीक है। तो उनको पहले तो लाके और ठंडे पानी से धो के साफ करेंगे, जिससे जो क्या कहलाएगा? सफाई कहलाएगा। साफ सफाई मतलब सब्जी धोना, अच्छे पानी से, साफ पानी से उनको धो देना चाहिए, जिससे अगर वो कोई केमिकल का असर है या कोई छोटा मोटा उसके ऊपर गंदगी लगी है, मिट्टी लगे, साफ हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो जो अपन डिब्बाबंदी करेंगे उसके बाद उनको साफ नहीं कर सकते, खाने के लिए काम में ले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फलों और सब्जियों की तैयारी। अब तैयारी कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो अपन इसके अपने मटर की डिब्बाबंदी कर रहे हैं।
मटर के उनको क्या करेंगे, छीलेंगे, है ना, छीलना पड़ेगा उनको। जैसे अपन कोई दूसरा फल है जिसके छिलका उतारना जरूरी होता है तो उसको छीलेंगे, ठीक है। या फिर जो है जैसे मान लो उनके डंठल लगा हुआ है साथ में, तो तोड़ेंगे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, तैयारी कहलाता है, फल और सब्जियों की तैयारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना छिलका उतारना। छिलका उतारना को इंग्लिश में बोलते हैं पिलिंग, है ना। ये इस तरीके से आपने उतारते हुए देखा भी होगा, खुद ने उतारा होगा छिलका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पिलिंग, मतलब जिन जिन फलों और सब्जियों के छिलका उतारने की आवश्यकता होती है, सबके तो छिलके उतार नहीं सकते हैं, है ना, सबको थोड़ी छोल सकते हैं। छोलने के लिए कुछ पर्टिकुलर सब्जियां और फल है उसको छोला जाता है, तो उनको छोलने के बाद जो है अपन उनकी पाबंदी के लिए आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो छिलना, सब्जियों को छिलना क्या कहलाता है, पिलिंग। सब्जी आएगा पिलिंग कहलाता है, क्लियर। तो पिलिंग किससे की जाती है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई छिलका किससे उतारा जाता है, तो पिलिंग नाइफ से। किससे, पिलिंग नाइफ, मतलब छिलका उतारने वाला चाकू आता है स्पेशल अलग से, उससे छिलके उतारे जाते हैं, ठीक है। मशीन द्वारा भी उतार सकते हैं, जिसको डबल सीमर मशीन कहते हैं, इसके द्वारा भी अपन छिलके उतार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना कास्टिक सोडा जो है 1 से 2% मात्रा डिब्बाबंदी के काम में दी जाती है कास्टिक सोडा की, ठीक है। हाँ, जैसे अपन किस किस में कर रहे हैं, आलू, शकरकंद, संतरा, मौसम के अंदर ज़्यादा अपन और भी जो है ये कर सकते हैं क्या, छिलका उतारने की प्रोसेस, ठीक है। छिलका उतारने की ज़्यादातर आलू, शकरकंद, मौसमी इनमें की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फ्लेम पिलिंग। ये फ्लेम पिलिंग क्या होता है, फ्लेम पिलिंग का मतलब होता है आग के द्वारा छिलके उतारना। फ्लेम पिलिंग का मतलब क्या है, आग के द्वारा छिलके उतारना, ठीक है। तो आग के द्वारा छिलके उतारने की जो प्रक्रिया है वो किसमें की जाती है, प्याज और लहसुन में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि चूल्हा जल रहा हो, चूल्हे में डाल दो आप जो छिलका जल जाएगा, वो तो फिर पूरा जाएगा, है ना, जल जाएगा। तो एक इस तरह की मशीन आती है, इस मशीन में यहाँ ऊपर आग लग रही होती है, उसमें से होके इनको निकाला जाता है, ठीक है। इनका छिलका क्योंकि बहुत पतला होता है, वो पतला जैसे ही आग की तेज आंच के अंदर जाता है तो वो जल के राख हो जाता है, तो इसलिए इस प्रक्रिया से इनका छिलका आसानी से उतारा जा सकता है, ठीक है। तो लहसुन और प्याज के अंदर ये फ्लेम पिलिंग अपनाई जाती है, मतलब एक मशीन होती है उसके अंदर आग के द्वारा छिलका उतारा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम पिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अपना विवर्णीकरण या ब्लांचिंग। विवर्णीकरण या ब्लांचिंग क्या होता है भाई, फलों और सब्जियों को, ना, फलों और सब्जियों को उबलते हुए पानी में कुछ समय तक डालकर तुरंत उनके पानी में डालना विवर्णीकरण या ब्लांचिंग कहलाता है, ठीक है। ब्लांचिंग अपन ने फूल गोभी पढ़ा था, वहाँ पे अलग काम है इसका, और यहाँ अपन पढ़ रहे हैं जो है पोस्ट हार्वेस्ट, तो यहाँ पे अलग है ना। तो ब्लांचिंग का मतलब होता है यहाँ पे तो उसके अंदर फूल गोभी में क्या था, फूलों को ढकना, है ना, फूलों को सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आने से बचाना या ढकना क्या कहलाता था, प्लांचिंग कहलाता था, ठीक है। और यहाँ पे प्लांचिंग का मतलब होता है फलों और सब्जियों को उबलते हुए पानी में कुछ समय रखने के बाद तुरंत उनको ठंडे पानी में डालना ब्लांचिंग कहलाता है, ठीक है। तो अगली जो प्रोसेस है अपनी छिलका उतारने के बाद उनकी ब्लांचिंग की जाती है, क्या किया जाता है, ब्लांचिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस अपना डिब्बा भरना, डिब्बों के अंदर उनको भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना निर्वात या वायु निष्कासन, मतलब उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो जैसे ही उनके अंदर से भाप निकलने लगेगी तो अंदर से वायु जो होगी वो भाप के साथ बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उनको अधिक तापमान पर ही डिब्बों को बंद करेंगे, ठीक है। मशीनों द्वारा डिब्बों को बंद करना मतलब जैसे ही मतलब भाप निकलने लगे तो उन डिब्बों को बंद कर देंगे और थोड़ा सा तापमान कम करेंगे। बहुत ज़्यादा तापमान पे भी बंद नहीं करना है डिब्बों को, और बहुत कम तापमान पर भी बंद नहीं करना है, ठीक है। कम से कम लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रखकर और डिब्बों को बंद किया जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा अभी, ठीक है। संसाधन का मतलब प्रोसेसिंग उनकी करते हैं, फिर उनके ऊपर जैसे लेबल लगाना, ठीक है, जैसे कब बनाया गया है, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, कब तक ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद उनको व्यवस्थित जगह पर उनको शिफ्ट किया जाता है, तो ये संसाधन की प्रक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। ब्लांचिंग विवर्णीकरण मैंने आपको समझाया, फल एवं सब्जियों को उबलते हुए पानी में 2 से 5 मिनट रखकर तुरंत ठंडे पानी में डालना ब्लांचिंग कहलाता है, ठीक है। यह क्रिया रंग और स्वाद में, हाँ इंपॉर्टेंट है, ब्लांचिंग क्यों की जाती है, तो रंग और स्वाद में सुधार के लिए। क्वेश्चन आ सकता है फलों और सब्जियों में ब्लांचिंग क्यों की जाती है, तो क्या क्यों की जाती है ब्लांचिंग, रंग और स्वाद में सुधार के लिए, ठीक है, रंग और स्वाद में
सुधार के लिए ब्लांचिंग की जाती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से सब्जियों में की जाती है। की जाती है, सब्जियों में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डिब्बों में उनको भर दिया जाता है। उसके बाद में सिरप जो चाशनी अपन बनाते हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत बनाते हैं? 40% की। ठीक है, डिब्बाबंदी के लिए चीनी सांद्रता यानी चीनी चाशनी बनाते हैं वो 40% की बनाते हैं। कितने परसेंट की बनाते हैं? 40% की बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना ब्राइन या नमक का घोल जो है वो कितने परसेंट का बनाएंगे अपन? 2% का। कितना? 2% का नमक का घोल बनाएंगे, जिसको क्या कहेंगे? ब्राइन विलियन। क्या बोलेंगे? ब्राइन विलियन। और इस विलियन को बनाने की प्रक्रिया को ब्राइनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्राइनिंग। ठीक है, तो 2% नमक का घोल बनाकर और उसके अंदर सब्जियों को भरा जाता है। डिब्बों से वायु का निष्कासन कैसे करते हैं? 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 6 से 10 मिनट तक उनको गर्म करते हैं और भरने के पश्चात लगभग आधा से 3/4 इंच स्थान खाली रखना चाहिए। अब ये खाली क्यों रखना चाहिए? कि अगर आप उसको पूरा भर दोगे तो उसके बाद जब अंदर से जो है मतलब भाप भी नहीं निकल सकती, प्लस जो है डिब्बा के जो है ढक्कन मतलब खुलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बाई चांस सब्जियों के अंदर जैसे थोड़ा बहुत फैलाव हो या फिर भाप बने तो वो डिब्बा खुलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा भाग खाली रखा जाता है। 1/2 से 1/4 इंच मतलब आधा इंच से लगभग पौन तक खाली रखा जाता है। ठीक है, डिब्बे को पूरा नहीं भरना है। नेक्स्ट है मशीनों के द्वारा डिब्बों को बंद करना। ठीक है, गर्म डिब्बों को पानी से निकालकर सील कर दिया जाता है और डिब्बों को बंद करते समय तापमान कितनी 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम नहीं होना चाहिए। कम होने पर वापस बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस जाते हैं। जीवाणु विहीनीकरण क्रिया। जीवाणु विहीनीकरण क्रिया कैसे करते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फलों को 30 मिनट तक रखने से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसको जो डिब्बाबंदी कर दी जाती है और इस क्रिया के बाद डिब्बों को लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा किया जाता है। डिब्बे बंद करने के समय लगभग 70 डिग्री तापमान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना परिरक्षित उत्पाद। पहला है अपना जेम यानी फल पाक। सभी जानते हैं आप जेम के बारे में, तो सुना होगा, खाया भी होगा। ठीक है, पहले भी अपन ने चर्चा की है। जेम क्या होता है? जेम फल पदार्थों से बना हुआ अपारदर्शी पदार्थ होता है। फलों से बना हुआ अपारदर्शी पदार्थ होता है, जिसमें क्या होता है? फलों का गुदा होता है, फलों का रस होता है और शक्कर होती है होती है। ठीक है, तो इसको जो जेम कहते हैं किसको है? फल, गुदा व शक्कर को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाया जाता है, जिससे क्या बनता है? एक अपारदर्शक पदार्थ बनता है। उस अपारदर्शक पदार्थ को क्या कहते हैं? जेम कहते हैं। बोलते हैं जेम बोलते हैं। आपने सबने देखा होगा, इसको ब्रेड के साथ लगा के खाते हैं। ठीक है, और अपन ब्रेड नहीं मिल रही तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं ब्रेड से ही हाँ, और ये ज़्यादातर इस कंपनी के मार्केट में मिलते हैं। किसान कंपनी जो है इसके जेम मार्केट में मिलते हैं। जैसे सेपरेट मतलब एप्पल का जेम भी मिल सकता है या फिर मिक्स फ्रूट का जेम भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने तो क्वेश्चन क्या आते हैं उनके बारे में देखना है। बाकी खाना तो अगर मार्केट में लाने की इच्छा हो तो ला के खा लेना। जेम बनाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से अपन रिपीट करेंगे। उपयुक्त फल। जेम बनाने के लिए उपयुक्त फल क्वेश्चन आता है। सबसे अच्छा फल तो वो होगा सेव। कौन होगा? सेव। जेम बनाने के लिए सर्वोत्तम फल है सेव यानी एप्पल। इसके अलावा पपीता से बनाया जा सकता है, आंवला से बनता है, करौंदा से बनता है, अनानास से बनता है, चीकू से जेम बनता है। ठीक है, अब जेम बनाने की प्रक्रिया जो है आपको अच्छे से पता है कि पहले तो फलों का चुनाव करना है। ठीक है, फलों का चुनाव करने के बाद क्या करना है? उनको छटाई करनी है, मतलब कटे फटे सड़े गले फलों को अलग करना है। उसके बाद में क्या करेंगे? उनको धोना है, फलों को तैयार करना है, मतलब फिलिंग करनी हो, छिलका उतारना हो, तो जो भी प्रक्रियाएं करनी जाती है, मतलब छिलका उतारना है छिलका उतारेंगे, नहीं तो उनको डायरेक्ट पीसेस के अंदर काट देंगे। ठीक है, टुकड़ों के अंदर काट देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे? उनको उसके मतलब पात्र में लेकर
मतलब जो भी अपना भगोना वगैरह जो भी होता है उस पात्र में लेकर उतना सा पानी भरेंगे जितने में वो टुकड़े फलों के डूब जाए, ठीक है, इतना सा पानी भरेंगे। उसके बाद में उसको गर्म करना शुरू करते हैं, उसको पकाते हैं। पकाने के बाद जो है मतलब उसके अंदर शक्कर भी मिला दी जाती है और फिर उसका जो पकाते रहते हैं उसके बाद उसका अंतिम बिंदु परीक्षण अपन करते हैं। तो वो जो फल है वो पानी के साथ घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और फल गुदा वो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, को जो है अंतिम बिंदु परीक्षण किया जाता है। अंतिम बिंदु परीक्षण कैसे करते हैं, तो एक तो जैसे शीट टेस्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, बूंद टेस्ट भी करते हैं, शीट टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। शीट टेस्ट ज़्यादातर किस में करते हैं, हाँ कमेंट करके बताएं शीट टेस्ट किस में करते हैं और बूंद टेस्ट किस में। वैसे दोनों में ही कर सकते हैं परंतु ज़्यादातर करते हैं किस में वो बताइए तो आप जो भी देख रहे हैं, शीट टेस्ट किस में करते हैं और बूंद टेस्ट किस में करते हैं, फटाफट से बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अंतिम बिंदु परीक्षण में टेस्ट तो करते हैं, लाखन जी बता रहे हैं कि जेली में करते हैं सर, और पवन भी बता रहे हैं जेली में, महेंद्र बता रहा है जेम में तो करते हैं बूंद परीक्षण और जेली में करते हैं टेस्ट। माया बता रही है कि बूंद टेस्ट तो करते हैं जेम में और जेली में करते हैं टेस्ट, ठीक है। खुशहाल को आ नहीं रहा है, नितेश भी कुछ बता रहा है, नितेश कह रहा है कि भाई टेस्ट तो करते हैं अपन जेली के अंदर और जेम के अंदर करते हैं बूंद परीक्षण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। शीट टेस्ट का मतलब क्या होता है, बूंद होता है वो समझा देता हूँ आपको, ठीक है। बूंद परीक्षण का मतलब होता है कि उबलते हुए जेम की एक बूंद लेकर पानी से भरे हुए पात्र के अंदर, ठीक है, मतलब जो ग्लास हो सकता है, लोटा हो सकता है या बाल्टी हो सकती है, तो एक बूंद लेकर उबलते हुए जेम की उसमें डाली जाती है। अगर जेम की बूंद बिना घुलेगी नहीं पानी में और सीधी पेंदे में बैठ जाएगी तो इसका मतलब जेम तैयार है, ठीक है। और अगर वो घुल जाती है पानी में तो और पकाने की आवश्यकता है, ठीक है। जेली के अंदर शीट टेस्ट जो होता है उसमें एक थाली या प्लेट होती है, उसके अंदर उसको डाला जाता है उबलती हुई जेली को, फिर उसको उल्टा किया जाता है, ठीक है। तो अगर बूंद बूंद करके जेली टपकती है तो जेली कच्ची है, और अगर शीट की तरह मतलब एक परत के रूप में गिर रही है तो जेली पक गई, ठीक है, वो जेली के अंदर है। पर अगर करना चाहें तो अपन दोनों के अंदर ये कर सकते हैं, परंतु आपको याद वैसे ही रखना है, जेम के अंदर तो बूंद टेस्ट, ठीक है, और जेली के अंदर करना है शीट टेस्ट, क्लियर। तो उबलते ये एक परीक्षण तो हो गया कि भाई बूंद टेस्ट, बूंद परीक्षण। दूसरा होता है टीएसएस, जेम का टीएसएस कितना होना चाहिए ना, जिसको आता है फटाफट से कमेंट करें, जेम का टीएसएस कितना होना चाहिए पकने के बाद, यानी पकते समय अंतिम बिंदु परीक्षण जो कर रहे हैं उस समय जेम का टीएसएस। महेंद्र का जवाब आया है सबसे पहले 68 डिग्री ब्रिक्स, यहाँ लाखन का भी कमेंट आया है 68 डिग्री ब्रिक्स, और पवन बता रहे हैं 68 डिग्री ब्रिक्स, और नितेश भी 68 डिग्री ब्रिक्स, और माया भी 68 डिग्री ब्रिक्स, और ममता भी बता रही है 68 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है। खुशहाल भी यही बता रहा है कि 68 डिग्री ब्रिक्स होता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छा, आपको याद है और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जेम का टीएसएस कितना होता है, जेली का टीएसएस कितना होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि जेम का जो है फिर अंतिम कर रहे थे उसमें टीएसएस पता कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में टीएसएस आपको पता चल गया, उसके बाद में अपन टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। पकते हुए जेम का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए जो वाकया है, एक किस्सा है मेरी लाइफ से जुड़ा, वो आपको वापस सुना देता हूँ मैं, कि जब जेम अपन पकाते हैं तो उसको क्या करते हैं, कांच की बोतलों में भरते हैं। किस बोतलों में भरते हैं, कांच की बोतलों में। पर जब मैंने जेम बनाया तो स्कूल में जब मैं था तो जेम बनाना हमें सिखा तो दिया गया, पर ये नहीं कहा था कांच की बोतल में ही भरना है। मैंने सोचा प्लास्टिक के डब्बे में भर देते हैं तो जैसे ही मैंने उबलते हुए जेम को मैंने सोचा पक गया होगा, मैंने बनाया था इसका आंवले का जेम, ठीक है, आंवले का जेम बना के, और फिर मैंने सोचा पक गया होगा तो इसको अपन भर देते हैं बोतल के अंदर। तो जैसे ही बोतल के अंदर डाला और बोतल ऊपर से लंबी हो गई, नीचे तक लंबी हो गई ठीक है। तो ऐसे जो आपको ध्यान रखना है कि भाई कांच की बोतल के अंदर ही उसको भरना है, और वो भी जो है अच्छे मतलब बोरोसिल वगैरह गिलास आते हैं भरना है, या फिर थोड़ा उसको ठंडा करने के बाद भरें, कि प्लास्टिक की बोतल में तो भरना ही नहीं है,
परंतु अगर कांच भी कोई सादा कांच है तो बाकी ज़्यादा गर्म होता है, उस समय अगर कांच की बोतल में भरोगे तो कांच की बोतल फूट जाती है। ठीक है, तो अच्छी वाली अगर बोतल है कांच की तो वो, और अगर अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद जिसमें पकाया उसी में थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद उसको भरें। ठीक है, तो पके हुए जेम का जो तापमान है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पकते हुए जेम का हो जाता है। इसका मतलब जेम तैयार है। अगर तापमान कम है तो उसको और पकाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये अंतिम करते हैं। इसके अलावा बार मिलाई गई शक्कर का 1.5 गुना, है ना, जितनी शक्कर अपने मिलाई उसका 1.5 गुना जेम तैयार होता है। तो उससे अपने को पता है जेम तैयार हो गया है। अच्छा, पॉइंट देखो, क्वेश्चन जो आने वाले हैं उन पे अपन ने फोकस किया है। ये विधि और ये वाक्य सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है, बाकी इनका आता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ इसमें जो लिखा हुआ है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जेम की अम्लता पूछते हैं कि जेम के अंदर अम्लता कितनी होनी चाहिए, तो 0.5 से 0.6%। कितनी है? 0.5 से 0.6% अम्लता जेम की होती है। पीएच की बात करें तो 3.0 पीएच इसका होता है। और फल रस, है ना, इसके अंदर पूछे कि जेम के अंदर फलों का रस कितने परसेंट होता है, तो 45%। कितना होता है? 45% फलों का रस इसमें होता है। आवश्यक सामग्री की बात करें तो 1 किलोग्राम फल गुदा है, इसके लिए चीनी की मात्रा, जैसे अगर खट्टे फल हैं 1250 ग्राम शक्कर की आवश्यकता होगी, और अगर मध्यम खट्टे फल हैं तो 1000 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी, और अगर मीठे फल हैं तो 750 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल, जो इसके अंदर मिलाया जाता है 5 ग्राम मिलाया जाता है। ठीक है, 1 ग्राम फल गुदा के साथ में साइट्रिक अम्ल कितना मिलाएंगे? 1.5 ग्राम। ठीक है, अंतिम बिंदु परीक्षण में पीएसएच कितना होना चाहिए? 68 डिग्री ब्रिक्स, और तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड या 221 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तैयार किया गया जेम मिलाई गई शक्कर के बार का 1.5 गुना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अंतिम एक बूंद परीक्षण। अगला जो टेस्ट है अपना बूंद परीक्षण। बूंद परीक्षण आपको बताया, उबलते हुए बूंद पानी से भरे पात्र में डालने पर वह बिना फैले पेंदे में बैठ जाती है तो जेम तैयार है, और नहीं बैठती है, घुल जाती है, तो मतलब जेम तैयार नहीं है, और तैयार करने की और पकाने की जरूरत वो है। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर है वो यहीं तक है। इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो मन में जो आपको समझ में नहीं आया हो, पूछना चाह रहे हो, तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? आज जो पढ़ा उस बताइए हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, राजेंद्र जी चौधरी, राम राम जी, राम राम। तो प्रसंस्करित पदार्थ जो है अपने, कई सारे पदार्थ अपन बना सकते हैं, जैसे जेम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, इसके अलावा मार्मेलेड बनाते हैं ना, इसके अलावा जो मुरब्बा है वो बनाते हैं। हाँ जी, नागौर से नागौर वासियों का स्वागत है बालाजी प्लेटफॉर्म पर। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि जैसे अपन प्रसंस्करित पदार्थ है वो कौन कौन से बना सकते हैं। जैसे जेम हो गया, जेली हो गई, मार्मेलेड हो गया। ठीक है, मार्मेलेड एक पेय पदार्थ होता है, नींबू वाले पदार्थ, नींबू से बनाया जाता है, नींबू बनाया जाता है। इसके अलावा मुरब्बा हो गया। मुरब्बा मैंने आपको बताया था, मुरब्बा क्या होती है? एक मीठा अचार होता है। क्या होता है? मीठा अचार होता है, जो कि आंवला से बनाया जाता है, और आंवला के जो शक्कर की चाशनी बनाकर और आंवला के फलों में छेद किए जाते हैं। किससे करते हैं भाई छेद? आंसर दें सभी। हाँ, फटाफट से मेरा क्वेश्चन सुने। मेरा क्वेश्चन ये है कि आंवले से मुरब्बा बनाने के लिए जो मुरब्बे मतलब आंवले के फलों में छेद किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? अंगुलियों से करेंगे क्या? फटाफट से जवाब देवें। हाँ, यहाँ महेंद्र का कमेंट आ रहा है कि भाई फोर्किंग एक मशीन होती है उससे। यहाँ माया भी कह रही है कि फोर्किंग मशीन है। यहाँ नितेश का जवाब है फोर्किंग मशीन। यहाँ पे पवन भी कमेंट कर रहा है कि फोर्किंग मशीन होती है। हाँ, ये लाखन का कमेंट आया फोर्किंग, और ममता फोर्किंग मशीन बता रही है, और खुशहाल भी फोर्किंग मशीन बता रहा है, परंतु यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र जी
पार्किंग बता रहे हैं, पार्किंग नहीं होती बेटा, पार्किंग तो गाड़ी खड़ी करने की जगह को बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्किंग होती है, क्या होती है, फोर्किंग। ये फोर्किंग क्या होती है भाई, फोर्किंग का मतलब आप सबने देखा होगा कि सिटी के जो लोग होते हैं, ठीक है, सिटी के लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए बेटा ये नहीं होता है कि सिटी के जो लोग होते हैं ये अपने जो फल होते हैं, जैसे अभी बहुत चल रहा है, कौन सा अभी ज्यादा फल कौन सा आ रहा है भाई, तरबूज। तरबूज आ रहा है अभी सीजनल फल, ठीक है। तो तरबूज जो फल आता है या कोई सा भी फल हो तो टुकड़ों में काटा जाता है, ठीक है। राजेंद्र पोर्किंग नहीं लिखना है, पोर्किंग, पोर्क मतलब सुअर होता है, क्या होता है, सुअर। तो सुअर से रिलेटेड नहीं है पोर्किंग, सुअर पालना कह सकते हैं पोर्किंग को। फोर्किंग अपने को फोर्क, अगर इंग्लिश जरूरी है अपने को, जैसे ये ना हो तो ऐसे भी लिख दो आप, फोर्किंग, ठीक है। वैसे मैं मीनिंग समझ गया हूँ आपका, आप जवाब दे रहे हो, आपको पढ़ा हुआ तो है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक जल्दबाजी में हो जाती है, कोई बात नहीं, हाँ जल्दी से ही करना है, कमेंट की सबसे पहले हो, ठीक है। तो ये फोर्किंग का मतलब होता है एक ऐसा कांटा होता है, अपने चम्मच जो अपन खाना खाते हैं, वैसे ही सिटी वाले लोगों के लिए स्पेशली ऐसा कांटा होता है, उस कांटे से वो तरबूज या फिर कोई से भी फल हो उनके टुकड़े करके, हो गया के टुकड़े करके वो प्लेट में रख के और फिर वो कांटा अंदर लगा देते हैं, फिर उस कांटे से एक एक को लेकर खाते हैं, ठीक है। तो अपन गांव वाले तो सीधे हाथों से खाते हैं, कांटे की, तो ऐसा जो एक कांटा आता है उसको बोलते हैं फोर्क, क्या बोलते हैं, फोर्क। इस कांटे का नाम है फोर्क। तो ये जो है ऐसी ही एक मशीन, मतलब मशीन का मतलब ऐसा एक कांटा ही मान लो, ठीक है, जो क्या काम आता है, आंवले के फलों में छेद करने के काम आता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फोर्किंग मशीन, क्या बोलते हैं, फोर्किंग मशीन, ठीक है। तो वो छेद क्यों करते हैं, ताकि उसके फलों के अंदर चाशनी है वो घुस सके, ठीक है। मतलब उसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, आपने जिससे भी मुरब्बा कभी खाया हो, है ना, या फिर मैं अभी पढ़ाऊंगा कल क्लास में, उसमें भी बताऊंगा आपको, और पहले भी आपको दिखाया है, बढ़िया रसगुल्ले जैसे अपने को दिखाई देते हैं आंवला के फ्रूट, ठीक है। तो उनके अंदर उनके ऊपर चाशनी लपेटी रहती है, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे रसगुल्ले हों, है ना। तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है अपने, क्योंकि बहुत मीठे मीठे लगते हैं, ठीक है। तो तो ये जो है फोर्किंग मशीन का आपको क्लियर दिमाग में हो गया कि जो उसके आंवले के फलों में छेद करने के लिए जो मशीन काम में जाती है उसको फोर्किंग मशीन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चाशनी ठीक से उनके अंदर घुस सके इसलिए जो है अपन उन फोर्किंग मशीन से उनके अंदर छेद करते हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट के बारे में, कि कौन कौन से प्रोडक्ट अपन और इससे बनाते हैं, मतलब प्रसंस्करण के द्वारा या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोडक्ट और बना रहे हैं। तो अपन जैसे एक बात करते हैं चटनी, है ना, चटनी भी आप लोगों ने सबने खाई होगी। अपन घर पे जो है नॉर्मल से वो चटनी पीस के भी खाते हैं, पूरी मिर्च होती है उसको पीस कर खाते हैं, बहुत टेस्टी, आप सबने, ठीक है। वैसी ही चटनी कोई से भी प्रोडक्ट से बना सकते हैं अपन, चाहे लहसुन की चटनी हो, चाहे किसी आम की चटनी हो, चटनी बनाकर उसको प्रिजर्व भी किया जा सकता है, उसको लंबे तक रखा भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या बना सकते हैं, जैसे शरबत। शरबत के लिए मैंने आपको बताया था कि शरबत अलग अलग तरह के हैं, जैसे कृत्रिम शरबत है, इसके अंदर तो फलों का रस बिल्कुल नहीं होता है, और जो प्राकृतिक शरबत जो है, मतलब फलों से बने हुए शरबत होते हैं, उनके अंदर फलों का रस पाया जाता है, ठीक है। तो जो एसेंस वाले शरबत हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं मार्केट में, बहुत सस्ते मिलते हैं, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थ वो थोड़ा सा डाला, पानी भरा, शक्कर का घोल डाला और वो शरबत तैयार हो गया, ठीक है। तो इसलिए उसकी कॉस्टिंग कम आती है, इसलिए वो सस्ते मिलते हैं, परंतु वो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो केचप भी बनता है, टोमेटो का जो है केचप बनता है, सॉस बनता है। केचप और टोमेटो सॉस में कोई अंतर है क्या, फटाफट से बताएं। यस कमलेश टांक, राम 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 राम। हाँ, फटाफट से जिसको आता है, टोमेटो सॉस और केचप में कोई अंतर, मेरे को एक अंतर बता दें आप। ये अंतर होता है सर, टोमेटो सॉस और केचप। हाँ, टीएसएस का अंतर बताया है यहाँ पे माया ने, यानी, और महेंद्र बता रहे हैं कि भाई टीएसएस का अंतर होता है, एक का 15 डिग्री ब्रिक्स बता रहे हैं, एक का 25 बता रहे हैं। और ये नितेश कुमार भी कमेंट कर रहे हैं कि सर टीएसएस का अंतर होता है, लाखन कह रहा है टीएसएस का अंतर होता है सर 15-25 के।
और यहाँ पवन भी कह रहे हैं कि भाई केसेस का अंतर होता है, या ममता को भी आता है कि भाई का अंतर ही है सर, है ना। केसेस का अंतर क्या होता है भाई, खुशहाल भी कह रहे हैं कि भाई केसेस का ही अंतर है सर। मतलब केसेस का मतलब ये हुआ कि गाढ़ापन, किसका अंतर है, गाढ़ेपन का अंतर है। देसी भाषा में बताऊं मैं आपको, केचप के अंदर पानी टेक दो तो क्या बन जाएगा, सॉस बन जाएगा, ठीक है। मतलब अपन केचप खरीद के लाते हैं, थोड़ा क्या मिलता है, और उसको अपन सॉस बना के खिला देते हैं लोगों को, है ना। तो वो क्या हो जाता है, सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। उस चीज़ में अंतर इतना से ये केवल केचप थोड़ा गाढ़ा होगा और सॉस थोड़ा पतला होगा, ठीक है, इतना से ही अंतर है। इसके अलावा कोई इसमें अंतर नहीं होता है। दोनों को बनाने की जो तकनीक विधियां हैं वो दोनों सेम है ना, कोई अंतर नहीं है। दूसरे जो अपन प्रोडक्ट बनाते हैं वो बनाते हैं हल्की आंच पे पकाकर, ठीक है। जो सॉस और केचप बनाते हैं वो तेज आंच पर पकाते हैं। कौन सी आंच पर, तेज आंच पर, मतलब बहुत तेज आंच करके, और उस पर अपन टमाटर के फलों को पानी के साथ, गुद्दे के साथ, या फिर नमक मिर्च मसाले ना पोटली के अंदर बांध के और उसके अंदर लटका देते हैं और उबालते हैं उसको, ठीक है। और जब अंतिम बिंदु परीक्षण करते हैं, टीएसएस वगैरह देखते हैं, जब पक जाता है तो उसको उतार लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है अपना मतलब सॉस बनाने का और केचप तरीका है जो अपन कल पढ़ने वाले हैं। हाँ, इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया जेली बन सकती है, ठीक है, मुरब्बा हो गया। इसके अलावा कैंडी, कैंडी आप सबने खाई होगी, है ना। कैंडी जो है बहुत सारे फलों की बना सकते हैं। कैंडी का मतलब होता है फलों को चाशनी में लपेटने के बाद में वापस उसको शक्कर में लपेट के फिर सुखा देना, ठीक है। मतलब सूखे मेवे इनको बोल सकते हैं, सूखे ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट तो क्या नहीं बोलते इनको, पर सूखा मावा भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मीठे होते हैं और चाशनी के अंदर इनको लपेट दिया जाता है। सूखे मीठे फल भी इनको बोला जा सकता है, ठीक है। का पर्टिकुलर नाम है कैंडी, ठीक है। तो कैंडी का मतलब ज़्यादातर कैंडी अपन आंवले की बनाते हैं। किसकी बनाते हैं, आंवले की बनाते हैं। तो आंवले के जो है तो उसको सुखा कर, आंवले के पहले तो टुकड़े किए जाते हैं, टुकड़े करने के बाद उनको उबाल कर और फिर जो है इसके अंदर चाशनी के अंदर लपेट कर और फिर इनको सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो वो सूखने के बाद जो है लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, क्योंकि नमी निकल जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, कैंडी बनाना, ठीक है। तो कैंडी भी इससे बन सकती है। इसके अलावा जैसे आपने आगरे का पेठे का नाम सुना होगा, ठीक है। तो आगरे के पेठे भी एक प्रसंस्कृत पदार्थ है, नाम सुना होगा आपने। किससे बनती है भाई, टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी किससे बनाई जाती है, जिसको आता है जवाब दे, कमेंट करें। बेटा लहसुआ की जो किस्में हैं, लहसुआ की पूरी क्रॉप अपन पढ़ेंगे। अमरूद, क्या अमरूद किसका आंसर दे रहे हैं आप, हाँ, लहसुआ की जो हैं वो अपन जो पूरी की पूरी क्रॉप पढ़ेंगे। और या फिर मैं आपको जो एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, तो आप उसको वहाँ से देख लेंगे क्रॉप, ठीक है। हाँ, टूटी फ्रूटी, एक बोल रहा है केरी, एक बोल रहा है लौकी। हाँ, मतलब जो है यहाँ मंजू का कमेंट आया है कि लौकी, यहाँ महेंद्र कमेंट कर रहा है कि सर केरी से बनता है, ठीक है। यहाँ पवन कमेंट कर रहा है कि भाई लौकी से बनता है। यहाँ लाखन कमेंट कर रहा है कि लौकी से बनता है। यहाँ पे विशाल कह रहा है लौकी से बनता है। यहाँ अकेला पड़ गया है महेंद्र, महेंद्र कह रहा है केरी से बनता है। तो मतलब केरी से नहीं बनाया जाता है बेटा, आप थोड़ा भूल गए, लौकी से बनता है। किससे बनता है, लौकी से। पपीता भी आपका गलत आंसर है बेटा, टूटी लौकी से ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूटी फ्रूटी बनाया जाता है तो लौकी से बनाया जाता है, ठीक है। एक और आता है कंगी, हाँ, कंगी भी एक प्रसंस्कृत पदार्थ है। मैंने आपको बताया था कि कंगी क्या होता है भाई, कंगी किससे बनता है, किसको आता है कमेंट करके बताएं। कंगी, कंगी मतलब बाल बांचने की कंगी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंगी एक प्रसंस्कृत पदार्थ है, वो किससे बनता है, फटाफट से कमेंट करके जवाब दें। लाखन का कमेंट आया है अभी, कैरेट आया है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे मंजू का कमेंट आया है कैरेट यानी गाजर। और कोई, यहाँ पे ममता कह रही है कि कैरेट से ही बनती है। यहाँ पे खुशहाल कह रहा है कि मूली से बनता है। और यहाँ लाखन कह रहा है नहीं सर गाजर से ही बनता है, क्या, वेरी गुड। यहाँ पवन भी कह रहा है गाजर से बनता है। ये कह रहा है नहीं सर बनता है तो गाजर से ही है।
पक्का है, ठीक है भाई, पक्का है तो मान लेते हैं। नितेश कह रहा है कि भाई गाजर से ही बनता है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ तो बेटा जो कंगी जो है वो काली गाजर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? काली गाजर से बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन जब गाजर पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पे लिखवाऊंगा, अभी आप नहीं लिख रहे हैं कोई दिक्कत, आपको अभी जो पीडीएफ है इसी को आप नोट करें, आपके यही काम की है। परंतु ये कंगी के एक प्रसंस्कृत पदार्थ है, इसलिए अपन यहाँ पे चर्चा की। तो काली गाजर से बनाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? कंगी, ठीक है, कंगी काली गाजर से बनाया जाता है। अच्छा, एक और होता है तकोन, फटाफट से कमेंट करके बताएं। तकोन, हाँ ऋषि चौधरी, वेरी गुड, ब्लैक कैरट, राइट आंसर, ठीक है, काली गाजर से बनाया जाता है। तकोन किससे बनाया जाता है? फटाफट सभी कमेंट करके बताएं। तकोन, तकोन किससे बनाया जाता है? फटाफट से। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिन्होंने नाम मेरे से पहले क्लास अटेंड की है उनको तो पता होना चाहिए, और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है उनको अभी बता दिया जाएगा। ये बहुत ही, ये भी आने जैसा क्वेश्चन। तकोन, तकोन किससे बनाया जाता है या फिर क्या होता है? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? भूल जाते हो यार आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये तो, याद रखने जैसा। रेडिश, मूली, भूल गए? मूली, जापानी मूली का जो अचार होता है उसको तकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तकोन। जापानीज मूली के द्वारा बनाए जाने वाला अचार, पिकल, क्या कहलाता है? तकोन। हाँ राजेंद्र चौधरी, आप जो कह रहे हैं कि भाई 12th की बुक में टूटी फ्रूटी, पपीता से पपेन निकालने के बाद, तो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन वो गलत तो नहीं है अपना, मतलब उसको सही मान लेंगे अपन। पर यह है कि ज़्यादा जो टूटी बनाया जाता है वो लौकी से बनाया जाता है, क्योंकि लौकी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि मार्केट में एनी टाइम अवेलेबल रहती है लौकी, है ना, और सस्ती भी मिलती है। तो पपीता का जो है, पपीता को तो ज़्यादातर अपन जूस के रूप में काम में ले लेते हैं, और टूटी फ्रूटी बनाने ज़्यादातर किस काम में लेते हैं अपन? लौकी को। परंतु अगर बहुत उपरोक्त दोनों अगर आ जाए ऑप्शन के अंदर, फिर उस समय अपन पपीता को और लौकी को दोनों लेंगे, और दोनों में से अगर एक ही सेलेक्ट, वैसे तो देखो ऐसा आता नहीं है कि जो दोनों चीज़ से बन रहा है, तो दोनों का क्वेश्चन अपना ऐसे नहीं आएगा कि इनमें से ये है या ये है, ठीक है। तो अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन तो उसमें दोनों ऑप्शन राइट जाएगा अपना, ठीक है, मतलब पपीता और लौकी, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिख रखा हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये पढ़ रखा था तो, कि भाई जो पपीता है उसके उससे भी टूट बनाई जा सकती है, ठीक है। मतलब वैसे तो बहुत सारे फ्रूट से बनाई जा सकती है, परंतु ज़्यादातर अपने लौकी से बनाई जाती है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। हाँ, पूसा विश्वास, लौकी, बेटा लौकी की पूरी सब सारे सारे मतलब जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी मैं वेराइटीज सहित पूरी क्लास आपके पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अपने सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा, तो आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें। डेली की डेली क्लासेज आएगी, उसमें सारी क्रॉप्स की सारी वेराइटीज, सारी उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेज, है ना, खेती करने की सारी विधियाँ वगैरह, सारी चीज़ उसमें बताई जाएगी, अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। और आपको जो लेसुआ की अगर जल्दी आपको क्लास लेनी है तो वो ऑलरेडी क्लास बना रखी है उसकी, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको उसकी भेज दूंगा, आप देख पाओगे उसको। और अपना ऐप भी डाउनलोड कर लें, ऐप के अंदर भी अपन ने सारे डाल रखे हैं। कोडिया मिक्सा लेसुआ, हाँ वेरी गुड, ठीक है। हाँ तो अपन बात कर रहे थे प्रसंस्कृत पदार्थों की। तो इसके अलावा जैसे अपन और कौन से क्या बना सकते हैं? अचार सब जानते ही, अचार बनता है अपने, सबसे ज़्यादा अचार कौन से फ्रूट का बनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अचार किसका बनाया जाता है? फटाफट से आंसर दें। भारत के अंदर सर्वाधिक अचार, केरी, ये केरी क्या होती है? मैंने नाम ही पहली बार सुना है भाई, केरी। हाँ केरी क्या होती है भाई? ये इधर पवन कह रहा है कि कच्चा आम, वेरी गुड, शाबाश, कच्चे आम को केरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कच्चे आम को केरी। राजेंद्र बता रहे हैं केरी, वेरी, यहाँ मंजू बता रही है केरी, ठीक है, बहुत ही अच्छा, शाबाश, आपने याद रखा है। तो याद रखें, कच्चे आम को क्या बोलते हैं? केरी बोलते हैं, ठीक है। जो सर्वाधिक अचार है वो केरी का बनाया जाता है भारत के अंदर। अचार किसका बनाते हैं? केरी का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि केरी सबसे ज़्यादा होती है ना भारत में। आम सबसे ज़्यादा होता है ना, 54%, कितना? 54%, वर्ल्ड का 54% आम भारत के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए केरी का जो अचार है अपन सबसे ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा और जैसे अपने अचार तो बहुत सारे बन सकते हैं, हर तरह की सब्जी के फल के अचार अपन बना सकते हैं, ठीक है। शंकरलाल कुमावत, वेरी गुड। अनराइप मैंगो फ्रूट है ना, बट नेशनल पिकल इन इंडिया इज लाइम। नेशनल पिकल ऐसा बेटा देख, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नेशनल पिकल तो कुछ होता ही नहीं है ना। राष्ट्रीय अचार तो मैंने पहली बार सुना है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर ज़्यादातर जो है अपन अचार केरी का बनाते हैं, ठीक है, मतलब कच्चे आम का अचार अपन ज़्यादातर बनाते हैं। हाँ, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म का, है ना, आम की सबसे ज़्यादा अचार बनाने के लिए काम में आने वाली या अचार के लिए सबसे अच्छी किस्म वो कौन सी होती है, इसका जवाब दें आप सभी। हाँ, लाखन का यहाँ कमेंट आया है राम केला, या मंजू का कमेंट है राम केला, और यहाँ पवन का कमेंट आ रहा है राम केला, ममता का कमेंट भी आ रहा है राम केला, और महेंद्र कह रहे हैं यहाँ पे राम केला, साल भी राम केला बता रहे हैं, नितेश भी राम केला बता रहे हैं, सभी का राम केला आंसर आ रहा है। आप ऐप के अंदर जो कमेंट कर रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा है ना, आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट है। राम केला जो है अचार बनाने के लिए आम की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, ठीक है, राम केला, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, और कोई? शंकरलाल का जवाब नहीं आया, शंकरलाल शायद भूल गया था राम केला के बारे में। हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं आप, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए शंकरलाल जी। हाँ, और कोई? ठीक है, चलो तो क्लियर है, इसका आंसर आपको याद रखना है। एक तो राम केला जो है आम की सबसे अच्छी किस्म होती है अचार बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं अपने प्रसंस्करण के द्वारा? ज़्यादातर यही चीज़ें हैं ना, चटनी, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, शरबत, है ना, कैंडी, सारी चीज़ें बना सकते हैं। हाँ, वेरी गुड राम केला, शंकरलाल जी बहुत ही अच्छा शानदार जवाब आपका, राम केला राइट आंसर है, ठीक है। तो आज की अपनी ये क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है जेली के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी अपन ने जेम पढ़ा था, जेली और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स अपने बचे हैं जिनके क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप सभी कल जुड़िएगा वापस, समय यही है अपना 5 से 6 अपन क्लास लेने वाले हैं कल भी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो है इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट ऑनलाइन देने वाले हैं। एग्रीकल्चर का सारा, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे और कोई भी इनके रिलेटेड सब्जेक्ट है, उनका सारा कंटेंट फ्री में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास हो उसका आ सके, ठीक है। तो आप समय हमारे साथ जुड़ सकें। तो आप सभी का हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, और हमें जो है हौसला अफजाई हमारा करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।